हेलो एवरीवन। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो इवोल्यूशन, साइज एंड ग्रोथ ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट। आज हम जब भी इस क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले हम बताएंगे कि ह्यूमन सेटलमेंट है क्या। तो जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो लिखेंगे ऑर्गेनाइज्ड कॉलोनी ऑफ ह्यूमन। ये R.L. सिंह ने कहा है, ग्रुप टुगेदर इन क्लस्टर। तो ये पूरा आपको ये लिखना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज्ड कॉलोनी ऑफ ह्यूमंस। ठीक है। और यहाँ पे R.L. सिंह को हम टैग कर देंगे कि चलो इन्होंने ये बात बोली है। ठीक है। फिर इसके बाद हिंदी मीडियम वालों के लिए भी मानव बस्ती क्या होती है? किसी भी आकार या आकृति का समूह जहाँ लोग रहते हैं। ओके, किसी भी आकार या आकृति जहाँ पर घर है और वहाँ लोग रहते हैं, ऐसा कुछ है। ठीक है। ये तो किसी भी आकार या आकृति के घरों का समूह जहाँ लोग रहते हैं, वो ये बस्ती क्या होती है, इसकी डेफिनेशन देंगे हम। उसके बाद लिखेंगे इवोल्यूशन और विकास का पॉइंट बनाएंगे। तो इन पॉइंट्स पे आने से पहले हम थोड़ा सा वो बोलते हैं ना, भूमिका टाइप्स कुछ लिखते हैं कि ये हम आगे क्या क्या बताने जा रहे हैं। तो उससे पहले हम बिना पॉइंट्स के थोड़ा सा लिखेंगे ऐसा कुछ कि प्रारंभिक मनुष्य खानाबदोश के रूप में रहते थे, लेकिन खेती सीखने के बाद वे भोजन और पानी के स्रोतों के पास बसने लगे। नदी घाट या शुरुआती स्थल लोकप्रिय थी क्योंकि वह उपजाऊ भूमि और संसाधन प्रदान करती थी। सामाजिक पदानुक्रम, श्रम विभाजन और महलों और मंदिरों जैसे नए भवन प्रकारों के साथ बस्तियां संगठित समुदायों में विकसित हुई। उन्नत सभ्यताओं में विकसित व्यवसाय, व्यापार नेटवर्क, बुनियादी ढांचे और सांस्कृतिक संस्थानों के साथ घने शहर क्षेत्र शामिल थे। ये हम इसकी कुछ भूमिका टाइप्स लिख के फिर हम पॉइंट्स पे आएंगे। ठीक है। ये आपको लिखना है, ये मैंने आपको बोला, इसी के साथ आप अपनी कॉपी में ये नोट कर लेना। ठीक है। फिर उसके बाद हम पहला पॉइंट बनाएंगे कि खानाबदोश, मैन एज नोमैड, आप इतना भी रख सकते हैं या फिर एज मतलब एंड करके केव ड्वेलर वाली बात भी ऐड कर दो। ठीक है। तो सबसे पहले तो यही है कि मानव जब शुरुआत में आया तो उसकी सबसे बेसिक नीड एक घर बनाना या सेटलमेंट विकसित करना, ऐसा कुछ भी नहीं था। सबसे पहले उसकी नीड थी कि वो भोजन ढूंढे। तो इसी की खोज में वो इधर उधर घूमता था और वो खानाबदोश के रूप में हम उसको देखते हैं, मानव को। ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या था, ये वाली चीज थी। फिर उसने बोलेंगे कि स्थायी बस्ती की ओर उसका पहला कदम बोल लो। मतलब वो जा रहा था, वो गया नहीं है, अभी वो उसने शुरुआत नहीं की है, पर ये है कि इधर से इसकी शुरुआत हो गई। ठीक है। तो इसमें क्या था कि उसने हल्के फुल्के, हो सकता है कि फल फ्रूट्स इकट्ठा करने शुरू किए, कुछ बीज मिल गए, उसको थोड़ा बहुत उगाना स्टार्ट कर दिया। पर वो वहाँ रह नहीं रहे हैं अभी भी। मतलब थोड़ा टाइम जब उन्होंने वो इकट्ठा किया या फिर वहाँ पे वो जो खेती है वो बीज बोए हैं, उतना थोड़ा टाइम के लिए बस वो वहाँ रहे। पर ऐसा नहीं है कि उन्होंने घर बना के वो रहने लग गए, नहीं, वो कुछ टाइम के लिए वहाँ थे। ठीक है। तो इसमें ये बताएंगे। ओके। फिर सामान्य निवास स्थान और सभ्यता की शुरुआत, यहाँ से हम मानेंगे कि थोड़ी सी ये बोलेंगे कि वहाँ पे वो रहने लग गए। सभ्यता से आप समझ ही जाओगे ना कि वहाँ पे वो अभी रह रहे हैं, निश्चित उनका एक घर बन गया, अब वहाँ पे कुछ लोग मिलके रहते हैं। तो ठीक है, ये वाली बात इसमें आएगी। यहाँ पे जब सभ्यता कोई भी विकसित होती है तो वो देखते हैं कि भूमि अच्छी है कि नहीं है, वहाँ पे पानी है कि नहीं है। मतलब पहले वाले ये तो नहीं है कि वो बाजार देखते थे। आज तो हम देखते हैं कि जहाँ एजुकेशन होगी, जहाँ बाजार होगा, वहाँ पे हमारी जो बेसिक नीड्स वाली सारी चीज़ें मिलती होंगी, बहुत सारी चीज़ें वहाँ हो। पर उनकी बेसिक नीड क्या थी? पानी होना चाहिए, पानी होना चाहिए और अच्छी उपजाऊ भूमि होनी चाहिए। और ये दोनों भी एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। जहाँ पानी होगा या नदी होगी वहाँ उपजाऊ भूमि होगी। तो हम जितना भी देखते हैं आज के समय में, तो मतलब जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई शुरुआत में, हम जब बोलते हैं कि मेसोपोटामिया वाली मान लो, IBC वालों मान लो, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन वाली चीज़ देख लो आप, सिंधु घाटी सभ्यता, और एक चाइना वाली भी। तो ये तीनों ही कहाँ कैसे शुरुआत हुई इसकी? पानी मतलब नदी के पास। ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने स्थानांतरित कृषि करनी स्टार्ट की। ठीक है। मतलब अब वो उनको मिल रहा है एक जगह से, फिर कुछ टाइम के बाद उन्होंने देखा कि ये तो भूमि अब उतनी उपजाऊ नहीं रही है। ठीक है। तो अब फिर वो ज़मीन छोड़ के दूसरी जगह जाने लग गए। फिर उनका ऐसे ही मतलब वहाँ पे उन्होंने खेती की
तो वहाँ से जब उनका ये निकल गया कि चलो ठीक है, यहाँ पे ज़मीन उपजाऊ नहीं है तो दूसरी जगह पर उपजाऊ नहीं रही तो कुछ टाइम के बाद तीसरी जगह, तो वो स्थानांतरित कृषि करने लग गए। तब ये खेत जैसे कि जंगलों को काट काट के, पहले हमने बचपन में मतलब पढ़ा ही है स्कूल टाइम पे, तो स्थानांतरित कृषि करने लगे। फिर मतलब उनको कुछ टाइम के बाद क्या हुआ कि अब उनके पास ये है कि उन्होंने सब मतलब खाना मतलब अनाज वगैरह ये उगाना स्टार्ट कर दिया, तो उनको तकनीक्स भी विकसित हो गई। टेक्निक्स आ जाने के बाद क्या होगा कि फूड सरप्लस होने लग गया, अधिशेष, खाद्य अधिशेष। उनको ज़रूरत तो मान लो कि साल में 10 kg की थी, ठीक है, पर अब उनके पास हो 15 kg रहा है, तब उसका वो करेंगे क्या, ठीक है। तो अब ये वो क्या कि 5 जो उनके पास सरप्लस बच गया, तो उसके बदले में वो अब कुछ और चीज़ें लेंगे। जैसे कि उन्होंने अनाज दे दिया और उनको ज़रूरत है कपड़े की, तो वो अनाज दे देंगे, कपड़ा ले लेंगे, ऐसा कुछ। अब देखो कि बार्टर सिस्टम स्टार्ट हो गया, वस्तु विनिमय, ठीक है। जैसे हम बचपन में देखते भी थे, या फिर हमारे पिताजी माताजी और दादा के टाइम पे ये होता था कि वो साइकिल वाले जब आते थे तो उनको हम क्या था कि घर पे अनाज दे दिया, उनके बदले उन्होंने छलनी ले ली, बर्तन ले लिए, या कुछ और चीज़ जो हमारे पास एक्स्ट्रा है, या कबाड़ ही दे दिया मान लो, तो उनको वो दे दिया, उसके बदले में कोई ऐसी चीज़ दे दी जिसकी हमें नीड है, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये जैसे उनके पास अनाज वो ज़्यादा होने लग गया, तो क्या हो गया कि वो दूर दूर जाने लग गए कि अनाज तो हम दे देंगे, जो हमारी चीज़ ज़रूरी है, जो हमारे पास नहीं है, जो दूसरे लोगों के पास सरप्लस में है, वो हम ले लेंगे, ठीक है। तो ये भी एक कारण बना कि पहले तो स्थानांतरित कृषि करने लग गए, फिर टेक्निक्स विकसित हुई, मतलब कुल्हाड़ी बन गई होगी, बीज भी अच्छी किस्म के मिल गए, ऐसे। तो उनको फूड सरप्लस हो जाने के बाद और भी ज़्यादा सेटलमेंट विकसित हुआ। अब खाद्य मतलब भोजन ज़्यादा है, जनसंख्या भी ज़्यादा होगी, जनसंख्या ज़्यादा होगी तो उनके निवास स्थान भी बढ़ेंगे, ओके। उसके बाद स्थायी बंदोबस्त की ओर चले वो, मतलब अब तो ये हो गया कि अपनी एक निश्चित जगह हो गई, मतलब अब ज़मीन मैटर करने लग गई, उससे पहले ऐसा नहीं था, ठीक है। वो लोग इधर से उधर शिफ्ट कर जाते थे, पर अब ज़मीन से मतलब भी मायने रखने लग गई, तो स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत हो गई। फिर वो हो गया कि अब पहले तो लोग ऐसे ही रह जाते थे कि पानी होना चाहिए, वहाँ पे ज़मीन अगर उपजाऊ है तो हम वहाँ सेटलमेंट होगा, पर अब क्या है कि वो चीज़ तो है ही है, बसने के लिए अनुकूल स्थान तो है ही है, पर उसके साथ साथ और भी चीज़ें ज़रूरी लगने लग गई, ठीक है। जैसे जीवित रहने के लिए अनुकूल वातावरण भी देखा उन्होंने, मतलब ना ज़्यादा सर्दी हो ना ज़्यादा गर्मी हो। हमने देखो बचपन में पढ़ा होगा, स्कूल में पढ़ा होगा, कहीं भी सुना भी होगा कि मतलब अफ्रीका में इतनी जनसंख्या नहीं थी पहले। वो क्यों नहीं थी? क्योंकि वहाँ की जलवायु उतनी नहीं है, वो एक्सट्रीम लेवल पे है, ज़्यादा ह्यूमिड है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर क्या बोले कि वर्षा भी बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से वहाँ पे मच्छर और मतलब जानवर है बहुत ज़्यादा है, तो वो रहने लायक वातावरण नहीं है वहाँ, तो वहाँ की जनसंख्या कम थी। तो यार अब अभी देख ले कि हम अपने मैदानी क्षेत्र में देख ले, इंडिया में देख ले, या कोई भी मैदानी क्षेत्र है, वहाँ जनसंख्या ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ वातावरण देखते हैं तो ठीक है। हमारे यहाँ पे नदियाँ भी हैं, हमारे यहाँ पे टेम्परेचर ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत ज़्यादा कम है, ना बहुत ही ज़्यादा वर्षा होती है, ना ऐसा है कि बिल्कुल ही वर्षा नहीं होती, तो सब बैलेंस्ड है। यही इसी चीज़ में है कि जलवायु अगर बहुत कठोर है तो वहाँ नहीं रहा जा सकता, मतलब बैलेंस चाहिए, ना ज़्यादा सर्दी में रह सकता इंसान, ना ज़्यादा गर्मी वाली जगह पे रह सकता। महामारी अक्सर जहाँ नहीं आती हो, मतलब ऐसी कोई जगह ना हो जहाँ हर साल 2 साल में कोई महामारी आके बैठ जाए और फिर लोग बस इसी में रह जाएंगे, फिर तो वो काम क्या करेंगे, और फिर वही इंसान को जीवित रहना सबसे ज़्यादा प्रिय है। अगर इतनी महामारियाँ आएंगी तो वो करेगा ही क्या वहाँ जाके, हम वैसी जगह जाएंगे ही क्यों। तो हम वो कैसी जगह चुनने लग गए जहाँ महामारी अक्सर नहीं आती। तो पहले के टाइम पे तो महामारियाँ आना बहुत ही नॉर्मल बात थी, तभी हमने देखा होगा ना कि हमारे दादा परदादा के बहुत सारे बच्चे होते थे, 5-5 6-6 तो हर घर में ही मिल जाते थे। वो क्यों? क्योंकि उस टाइम पे महामारियाँ इतनी आती थी कि वो 5 या 6 होंगे तो ये उनको लगता था कि 5-6 होंगे तो कहीं जाके 2 या 3 या 4 कुछ बचेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे करो ताकि कुछ तो रहे हमारे पास। तो इसीलिए तो लोग ऐसी जगह चुनने लग गए कि महामारियाँ जहाँ कम आती थी या आती नहीं थी।
भूमि उपजाऊ, ये तो हम बेस ही है, हम ऊपर से ही देखते आ रहे हैं कि भूमि उपजाऊ होगी, वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होगी, वहाँ ज़्यादा लोग बसना पसंद करेंगे। पानी की गुणवत्ता ज़्यादा अच्छी होगी। आज भी हम देखते हैं कि पानी की समस्या जिस क्षेत्र में होते हैं वहाँ कोई जाना पसंद नहीं करता, जहाँ की पानी मतलब कहीं होता है ना कि खारा पानी होता है कहीं कहीं का, कि कुछ लोगों के लिए पीने का पानी अलग आता है, नहाने का पानी अलग आता है कहीं कहीं पे। तो वो पानी की गुणवत्ता देखने के बाद और उसकी मात्रा देखने के बाद ही लोग मतलब अपना सेटलमेंट और ये सब देखना चाहते हैं कि चलो हम वहाँ जाएं या ना जाएं। ठीक है, तो ये भी एक मैटर करता है चीज़ें। ठीक है, फिर कि पहले वाले टाइम पे नदियाँ इतनी ज़्यादा ज़रूरी क्यों थी? क्या सिर्फ एक भोजन या फिर वहाँ की ज़मीन, ये क्या एक यही पॉइंट था कि मतलब रिवर वैली में सिर्फ लोग क्या इसी वजह से रहेंगे कि बस वहाँ पे पानी है भाई, ठीक है पानी है तो भूमि उपजाऊ है? ये इसके अलावा भी रीजंस थे, जैसे कि एक तो ये है ही कि जहाँ नदी होगी वहाँ उपजाऊ भूमि भी होगी, दूसरा पानी भी होगा। ये तो बेसिक तो हम ऊपर से ही पढ़ते आ रहे हैं ना कि भूमि उपजाऊ होती है वहाँ की, पानी भी होता है वहाँ। पर वहाँ की एक अच्छी बात और अलग जो लोगों के माइंड में थी कि वहाँ की मिट्टी जो है वो नरम थी, तो नरम थी तो वहाँ पे लोग घर बनाना लोगों के लिए ज़्यादा आसान था। ठीक है, फिर परिवहन, परिवहन के लिए मतलब नदियाँ परिवहन का साधन होती हैं। तो सबसे पहले जब लोग ट्रैवल करते थे वो नदियों के थ्रू करते थे। ठीक है, या तो वो पैदल जाएंगे अपना रास्ता खुद बनाएंगे, या फिर नदियाँ तो है ही फिर परिवहन के लिए। एक भोजन मतलब मछली या कुछ और, मतलब मान लो कि वो पानी में रहने वाले जो जीव हैं वो भी एक उनके लिए एक भोजन का कार्य करते थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी, ना कि सिर्फ उपजाऊ भूमि और पानी। नरम मिट्टी का होना, परिवहन का साधन और भोजन, ये भी नदी के लिए मतलब नदी के साथ साथ ये भी उनको प्लस पॉइंट मिल जाता था। इसीलिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये वाली जो सभ्यताएं हैं मेसोपोटामिया की, इजिप्ट की, मतलब मिस्र वाली नील नदी के किनारे है, मेसोपोटामिया, टिग्रिस और इंडस वैली सिविलाइजेशन में इंडिस, और यहाँ पे गंगा भी दिखा रखी है क्योंकि वो शिफ्ट भी हो गई थी ना उसके बाद इधर गंगा नदी के तरफ। ठीक है, तो ये, और फिर ये येलो रिवर के पास चाइना वाली। ठीक है, तो ये सारी जो हम पुरानी वाली चीज़ें देखते हैं, सभ्यताएं देखते हैं, ये नदी के पास थी। तो ये नदी के पास होने का सिर्फ कारण भूमि और पानी नहीं था, ये तो है ही है, पर इसके अलावा नरम मिट्टी होना, परिवहन होना और भोजन होना, ये भी थी। ओके, इसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग द इवोल्यूशन ऑफ सेटलमेंट, बस्ती के विकास के लिए प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? एक तो स्थलाकृति, टोपोग्राफी, मतलब जब आप देखते हैं कि पहाड़ है एक जगह समतल भूमि है, एक जगह ये मान लो कुछ मतलब पठार वगैरह है, तो जनसंख्या कहाँ की ज़्यादा होती है? जनसंख्या मैदानों की ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ देखें तो हम सड़क भी है, बाजार भी है, नदियाँ भी हैं, सब कुछ है, और भोजन इंडस्ट्रीज वहाँ लगाना ये सब कुछ बहुत ही इजी है, बहुत आसान हो जाने की वजह से मैदानी भागों की जनसंख्या ज़्यादा होती है, वहाँ लोग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। पर आज हम देख रहे हैं कि ट्रेंड थोड़ा चेंज होता है कि जो लोगों के पास पैसा है वो तो भाई कुछ भी कर सकते हैं, वो तो आज पहाड़ों पे भी जाके बस रहे, क्योंकि नेचर चाहिए उनको, ज़्यादा ज़रूरी उनके लिए नेचर है, मतलब उनको देखना है, मतलब प्रकृति प्रेमी है जो, तो वो तो कहीं पे भी जाके रह लेंगे, पैसे भी होने चाहिए। पर इन जनरल जब आम लोगों की बात होती है तो वो मैदानी क्षेत्रों में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे काम करना आसान है, ट्रैवल करना आसान है। ओके, फिर पठारों में भी यही कारण है कि भाई भूमि पठार है तो वो कठोर मिलेगा, और खेती नहीं है तो ज़्यादा जनसंख्या नहीं है। आज भी हमारे देश के ज़्यादातर लोग खेती पे ही डिपेंड करते हैं ना अपनी इकोनॉमी। तो टोपोग्राफी इम्पोर्टेंट है, और क्लाइमेट भी। तो क्लाइमेट जहाँ का इवन होगा, ये मान लो ना ज़्यादा जहाँ गर्मी है ना ज़्यादा सर्दी है, वहाँ लोग ज़्यादा बसते हैं, वहाँ सेटलमेंट ज़्यादा मिलेंगी कंपैरेटिवली ज़्यादा सर्दी वाली जगह पे या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी वाली जगह के। ठीक है, जनसंख्या ग्रोथ, वाटर सप्लाई और नेचुरल क्लेमिटी, ये सारी चीज़ें भी प्रभावित करती हैं सेटलमेंट के इवोल्यूशन को लिए। ठीक है, जहाँ ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हो रही है, मतलब वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी ज़्यादा होना चाहिए होगा, ये मतलब सारी चीज़ें मिल के वहाँ के उसकी साइज़ को
भी वो प्रभावित करती है। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रही है तो मतलब कुछ प्लस पॉइंट भी आएंगे, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी आएंगे। प्लस पॉइंट्स में ये होंगे कि इंडस्ट्रीज लगाएंगे, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतलब काम करेंगे तो इकोनॉमी को बढ़ाएंगे ये। और फिर माइनस पॉइंट ये कि इतनी ज़्यादा जल्दी अगर वृद्धि होगी उनकी तो फिर जो बेसिक नीड्स है उसको सरकार पूरी कैसे करेगी, वो भी प्रॉब्लम होगी। क्योंकि जनसंख्या तो एकदम से बढ़ जाती है पर उनके लिए जो संसाधन नीडेड है वो धीरे धीरे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर पानी की सप्लाई, फिर ये बोला ना अभी देखो, अब कुछ टाइम पहले बेंगलोर वाली वो चीज़ थी, वो बहुत ज़्यादा फेमस हो रखी थी क्योंकि अभी वो सही है, एक शहर बन गया, मतलब मिलियन सिटी है वो, ठीक है, पर वहाँ पे पानी की इतनी ज़्यादा दिक्कत होने लग गई कि वहाँ से लोग अब माइग्रेट करने लग गए। क्यों करने लग गए भाई, वहाँ एक आईटी हब है हमारा, इतनी ज़्यादा उन वहाँ के लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है काम करने की, पर पानी नहीं है, तो अब लोग उधर जाने से बचते हैं थोड़ा। ठीक है, कि पानी जहाँ हो वहाँ जाना ही सूटेबल है, क्योंकि भाई ये तो बेसिक नीड है। अब इंसान नहाने के लिए, पकाने के लिए, पीने के लिए सब कुछ, पानी तो एक बेसिक चीज़ है, वो तो होनी ही चाहिए। इसीलिए तो जहाँ वाटर सप्लाई सही रहता है वहाँ सेटलमेंट का इवोल्यूशन सही, ज़्यादा जल्दी और सही रहता है। ठीक है, और जहाँ नेचुरल क्लाइमिटी ज़्यादा होती है, मतलब जहाँ मान लो आप पहाड़ों पे मान लो, ऐसी जगह क्यों रहेगा कोई भी जहाँ पर हर साल बाढ़ आती है या हर साल भूस्खलन हो जाता है। देखने की बात है ना कि जहाँ पर ज़्यादा नेचुरल क्लाइमिटीज होती हैं, जहाँ या मान लो ज़्यादा सूखा पड़ता है, कुछ ऐसी भी चीज़ें, कुछ भी चीज़ें जहाँ पे मतलब हर साल हर 2 साल में कुछ ना कुछ होता ही रहता है, वहाँ लोग क्यों जाना पसंद करेंगे, वहाँ नहीं जाते लोग। तो ये वाली चीज़ भी है, जो जहाँ ये सारी चीज़ें कम होंगी वहाँ सेटलमेंट का इवोल्यूशन ज़्यादा तेज़ी से होगा। और जहाँ नेचुरल क्लेमिटी नहीं होती, जैसे कि हम आज देखें तो हरियाणा में, यूपी में, और ये हमारा ये नॉर्थ, मतलब ये वहाँ मान लो आप कि नॉर्थ का जो मैदान है हमारा, प्लेन्स है, वहाँ नेचुरल क्लेमिटी थोड़ी कम होती है कंपैरेटिवली, तो वहाँ पे जनसंख्या ग्रोथ ज़्यादा है, ज़्यादा घर बन रहे हैं, ज़्यादा वो उसकी वैसे भी ग्रोथ हो रही है। ठीक है, और जिन एरियाज में सूखा, बाढ़, कभी भूस्खलन, कुछ भी ये मास मूवमेंट वगैरह ये सारी चीज़ें होती है, वहाँ जनसंख्या उतनी ग्रोथ नहीं करती, ना ही वहाँ पे सेटलमेंट ज़्यादा नए नए बनते रहते हैं कभी कभी। मतलब ऐसा नहीं है कि चलो हम वहाँ जाके बसते हैं, पर मैदानी क्षेत्रों में ऐसा होता है कि चलो वो जगह अच्छी है, वहाँ पे बसते हैं, ठीक है, कुछ लोग मिल जाते हैं, फिर कुछ वो इवोल्यूशन होता रहता है उसका, ऐसा। ठीक है, इसके अलावा स्टेट पॉलिसी भी इम्पोर्टेंट है। कोई सरकार है, मान लो आप एक किसान है या एक मजदूर है, वो कहीं जाके रहने लग गया, वो वहीं जाके रहना पसंद करेगा जहाँ की सरकार मजदूरों को या किसान को सपोर्ट करेगी। या फिर आप मान लो एक व्यापारी है, वो उसके व्यापार के लिए अच्छी पॉलिसीज अगर स्टेट दे रहा है तो वो लगाना पसंद करेगा अपनी, ठीक है, इंडस्ट्री को वहाँ, या फिर कोई भी काम कर रहा है। पर अगर उसके हक में अगर स्टेट पॉलिसीज नहीं जा रही तो वो क्यों मतलब क्यों अपना वो बनाएगा भाई, अपनी इंडस्ट्री क्यों शुरू करेगा वहाँ पे, अगर इतने सारे टैक्सेस और इतनी सारी पाबंदियां लगा दे अगर सरकार, तो वहाँ नहीं जाएगा वो। तो वो कहाँ जाना पसंद करेगा, जहाँ की स्टेट पॉलिसी वहाँ पे उसको सपोर्ट करती होगी। ठीक है, जहाँ इंडस्ट्रीज लगाना ज़्यादा आसान होगा, जहाँ काम मिलना ज़्यादा आसान होगा, जहाँ की सरकार एम्प्लॉयमेंट देने में ज़्यादा सक्षम होगी, ये सारी चीज़ें जहाँ होगी, माइग्रेशन भी वहीं हो जाएगा लोगों का, इवोल्यूशन भी वहीं होगा ज़्यादा। ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट मतलब टॉपिक है इसका, कि जहाँ स्टेट पॉलिसीज होंगी अच्छी, मतलब लोगों के हक की, वहाँ ज़्यादा इवोल्यूशन के वो होगा, इवोल्यूशन का ज़्यादा, मान लें कि सेटलमेंट इवोल्यूशन ज़्यादा जल्दी होगा। मतलब यह हम ये समझ लो, चलो ठीक है, परिवहन एवं संचार व्यवस्था, परिवहन और संचार व्यवस्था ज़्यादा होती है, सिंपल बात है, इवोल्यूशन वहाँ होगा सेटलमेंट का। आप मान लो एक शहर है या एक गांव है, वहां पे अगर परिवहन के साधन ही नहीं है, सड़कें होनी जरूरी हैं भाई, रेल मार्ग होने जरूरी हैं, तो वो क्या करेगा कि उन एरियाज में रहेगा। आप मान लो ये एक जगह है, ठीक है, यहाँ एक गांव है, यहाँ एक गांव है, फिर ये एक शहर है, फिर एक शहर है, बीच में गांव है, ये गांव है, फिर एक शहर है।
तो ये जब कनेक्टेड होंगे एक दूसरे से तो वहाँ का इवोल्यूशन ऑफ सेटलमेंट ज़्यादा होगा, क्योंकि वो जो गाँव में जो मतलब मजदूर बैठा है या कोई भी कर्मिक बोल लो, मतलब मजदूर बोल लो, कुछ भी जो इंसान है वहाँ पर वो काम करने के लायक वो करना चाहता है, उसको ये वाली अगर सुविधाएं मिल जाए परिवहन की तो वो यहाँ से रोज अप डाउन कर सकता है। अप डाउन कर सकता है तो फिर वो अगर परिवहन है तो वो वहाँ काम करेगा। ठीक है, अगर उसको ये मान लो आप ये शहर है, ये कोई गांव है, ये कनेक्टेड ही नहीं है, वो यहाँ जा ही नहीं सकता, तो वो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ एक मजदूर बन के रह जाएगा, खेती पे डिपेंड करेगा, नहीं तो यही होगा ना। बाकी वरना ये वाली चीज़ें हम मान लो कि रेल के द्वारा या सड़क के द्वारा कनेक्टेड है, शहर में बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट की उम्मीदें होती हैं हमारे पास, वहाँ ज़्यादा चांसेस हैं कि वो उधर जाएगा तो वो ज़्यादा ग्रोथ करेगा। तो वो अगर परिवहन उसे सुविधा मिल रही है तो उस क्षेत्र की, फिर अगर परिवहन है तो इधर भी सेटलमेंट्स बन जाएंगी, कुछ ना कुछ बीच में बाजार खुल जाएगा। बड़े शहर के आसपास भी आप देखते हैं ना कि एक बड़ा शहर उसके आसपास कुछ कुछ दूरी के पर जाके छोटे छोटे शहर या छोटे छोटे कस्बे हो जाते हैं, मिल जाते हैं, सड़कों के पास पास सारी सुविधाएं मिलने लग जाती हैं। ठीक है, तो ये हो जाने के बाद इवोल्यूशन ऑफ सेटलमेंट को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है परिवहन एवं संचार। ठीक है, संचार मतलब फिर वहाँ पे मतलब कम्युनिकेशन के लिए इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, वहाँ फिर बिजली भी होनी चाहिए, सारी चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। अगर ये सारी चीज़ें वहाँ मिलती हैं तो इवोल्यूशन ऑफ सेटलमेंट होगा, वरना नहीं होगा। तो ये भी एक प्रभावित करने वाला कारक है। और राज्य पॉलिसी भी इवोल्यूशन ऑफ सेटलमेंट को प्रभावित करने का एक महत्वपूर्ण कारक है। ओके, ये फिर आता है अर्बनाइजेशन, शहरीकरण। शहरीकरण में क्या है कि जब अगर हम देखते हैं कि शहरीकरण मतलब आज ये मान लो कि ये क्षेत्र है पूरा हमारा, तो अगर इसमें शहरीकरण बढ़ रहा है तो मतलब बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं, नौकरियां मिल रही हैं, उद्योग खुल रहे हैं, उसमें एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ रहा है, मतलब लोग दूसरी जगह से आके मतलब इधर इधर वाले एरिया से आके इधर वो कर रहे हैं, जिस भी एरिया में शहरीकरण वाली चीज़ हो रही है वहाँ जाकर बस रहे हैं, माइग्रेशन कर रहे हैं, तो वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बढ़ रहा है, ये सब हो रहा है। ठीक है, तो एक तो ये पॉजिटिव चीज़ हो जाएगी, पर इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी बताने पड़ेंगे। फिर क्या होगा कि ज़्यादा शहरीकरण हो जाने से फिर वो अनप्लैंड हो जाती है वो सिटी। ठीक है, कैसे कि पहले तो उन्होंने प्लान्ड बना दी कि भाई देखिए ये है, इधर हमारा पार्क होगा, इधर हमारी इंडस्ट्रीज होंगी, इधर ये घूमने की जगहें होंगी, या इधर कोई बाजार होगा जिसमें बेसिक सारी चीज़ें मिल जाएंगी, इधर लोग रहेंगे। ठीक है, पर अब माइग्रेशन कर करके लोग दूसरी जगह से आके झुग्गी झोपड़ियाँ डालने लग गए, कहीं कहीं इंडस्ट्री के पास वाले एरियाज भी ज़्यादा देखने को मिलता है, या बाजार वाली जगह के आसपास भी झुग्गी झोपड़ी डाल के रहने लग जाएंगे। तो अब क्या है कि वहाँ पे वो लग गई तो मलिन बस्तियाँ बन गई। ओके, फिर वहाँ पे ना लाइट है, ना उनके पास बेसिक नीड्स को पूरी करने के लिए कोई सोर्स है, तो ऐसे वो अनप्लैंड हो जाती है। पर देखा जाए, हम पहले पॉजिटिव बात करते हैं, जहाँ अगर किसी देश में शहरीकरण बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि वहाँ एम्प्लॉयमेंट के और रहने की और मतलब जीवन की बेसिक नीड्स और प्लस लग्जरी सब कुछ मिलता है फिर वहाँ पे इंसान को। ठीक है, तो ये भी शहरीकरण ज़्यादा हो रहा है तो वो इवोल्यूशन ऑफ सेटलमेंट को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक बन गया। फिर ये पहले वाले भी देख लो या आप भी मान लो, लोग वहीं पे रहना पसंद करेंगे जहाँ शांति होगी। ठीक है, युद्ध और अशांति वाली जगह कोई रहना पसंद नहीं करता। बॉर्डर के पास पास वाले एरिया में आप देखोगे जनसंख्या मतलब इतनी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो वहाँ पे थोड़ा कम, और जो बीच की जो सुरक्षित जगहें होती हैं या पहाड़ों में, जब हम पहले देखते थे कि पहाड़ों में नदियों के बीच में जहाँ पे एक सुरक्षा वाली चीज़ होती है वहाँ ज़्यादा लोग रहना पसंद करते हैं। ठीक है, तो युद्ध और अशांति वाली जगह इवोल्यूशन कम होगा, और जहाँ शांति होगी, जहाँ की राज्य नीतियाँ लोगों के मतलब बढ़ोतरी में, उनकी वृद्धि में, उसकी ग्रोथ में जहाँ सपोर्ट करेगी वहाँ लोग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, परिवहन की सुविधाएं जहाँ होंगी वहाँ ज़्यादा लोग रहेंगे। आर्थिक विकास, जहाँ जिस क्षेत्र का आर्थिक विकास ऑटोमेटिकली एक होता है ना कि स्टार्टिंग में तो सरकार उनको सपोर्ट करती है, पर फिर बाद में लोग खुद ही वो अपने आप चलने लग जाता है, लोगों के आइडियाज आने लग जाते हैं, फिर वो
एक बार वो होता है ना कि एक बार बस एक बार धक्का दे दो फिर वो गाड़ी अपने आप चलने लग जाएगी, ऐसा कुछ कि एक बार जिस एरिया का हम देखते हैं कि ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है तो फिर वो चलती रहती है। ओके, तो जिस एरिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा होता है वहाँ लोग ज़्यादा बसना पसंद करते हैं। तो कौन सा हो गया प्रभावित करने वाले फैक्टर अफेक्टिंग द इवोल्यूशन ऑफ सेटलमेंट? तो टोपोग्राफी, स्थलाकृति, जलवायु, जनसंख्या वृद्धि, जलापूर्ति, प्राकृतिक आपदा, राज्य नीतियां, परिवहन एवं संचार व्यवस्था, शहरीकरण, युद्ध एवं अशांति, आर्थिक विकास। ठीक है, ये सारी चीजें मिलकर इवोल्यूशन ऑफ सेटलमेंट को प्रभावित करते हैं। ओके, ये हो गया एक बिंदु। अब दूसरा बिंदु हमारा क्या था पढ़ाने का? साइज एंड ग्रोथ। तो साइज एंड ग्रोथ में हम ये वाला डायग्राम जरूर से जरूर बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि इससे हमें मतलब एग्जामिनर को पता चलेगा कि भाई इसे आता भी है कि नहीं, क्योंकि ये डायग्राम हमें सीधा सीधा बता देगा कि बच्चा क्या लिखने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले आइसोलेटेड हाउसेस, एकांत घर। ठीक है, हेमलेट्स जिसको हम ढाणी बोलते हैं या टोला बोलते हैं। ठीक है, विलेज, छोटे नगर, बड़े नगर, शहर और सन्नगर और प्राइमेट सिटी, या इसकी जगह आप बोल सकते हो मेगा सिटीज, मेगालोपोलिस। ठीक है, ये अपना आप बना सकते हो। ऐसे बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी जो यहाँ पे फिर कोई बोलेगा सन्नगर की जगह मतलब ऊपर वो कर दो, मेगा सिटीज कर दो, ये कर दो, प्राइमेट सिटी कर दो, अपनी अपनी जगह सारे ठीक है। इन्होंने प्राइमेट सिटी लिया है, मेगालोपोलिस कर दोगे वो भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, गलत कुछ भी नहीं है, वो भी अपनी जगह ठीक है, ये भी ठीक है। फिर इसमें क्या है कि जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जाते हैं ना, जब भी हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो क्या होगा कि पॉपुलेशन बढ़ेगी। तो ऊपर जाते नीचे से ऊपर जाते जाते पॉपुलेशन बढ़ेगी, मतलब यहाँ जनसंख्या कम है, यहाँ वाले एरिया में जनसंख्या ज़्यादा होगी और सेटलमेंट का जो साइज होगा वो भी बढ़ेगा। यहाँ सेटलमेंट छोटी छोटी होंगे, मतलब घर, ये सेटलमेंट, यहाँ घर के नंबर, मतलब यहाँ घर कम मिलेंगे और यहाँ तक आते आते घरों के नंबर बढ़ जाएंगे। मतलब मान लो कि नीचे वाले में 50 घर हैं या 25 घर हैं, तो यहाँ 25 लाख भी हो सकते हैं, 25 मतलब कुछ भी हो सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा मिलेंगे। इसमें इसके ऊपर ऊपर जाते जाते जनसंख्या का साइज और सेटलमेंट का साइज बढ़ेगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी। और यहाँ से नीचे आते आते का क्या मतलब है? इंक्रीजिंग ऑफ सेटलमेंट, मतलब क्या है कि यहाँ पे एक ही प्राइमेट सिटी हो सकता है एक शहर में, एक देश में। ठीक है, पर आइसोलेटेड हाउसेज और हैमलेट्स और विलेज तो बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से नीचे आते आते मतलब है कि नंबर इंक्रीज करेंगे सेटलमेंट के नीचे आते आते, और ऊपर जाएंगे तो इसका ऊपर जाने से क्या होगा, मतलब यहाँ पॉपुलेशन बढ़ेगी और यहाँ घरों के नंबर बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ ज़्यादा घर, मतलब ज़्यादा घर नहीं, मेरे मतलब मैं कहना चाहती हूँ कि एक जैसे गांव, टोटल गांव देश में कितने हैं? ज़्यादा हैं, और प्राइमेट सिटी कोई एक। ठीक है, या कोई सन्नगर भी मान ले तो कितने हो जाएंगे? 4-5, देश में पूरे ज़्यादा से ज़्यादा इतने ही होंगे, पर गांव कितने हो सकते हैं? तो मतलब ये है सेटलमेंट्स के नंबर यहाँ नीचे आते आते बढ़ जाते हैं और इधर ऊपर कम। ओके, फिर पृथक घर क्या होते हैं? मतलब एक कोई जगह है मतलब इसमें आइसोलेटेड हाउसेस में एक ही घर है, ये मान लो। ठीक है, तो इसमें हम बताएंगे कि आइसोलेटेड हाउसेस के बारे में बताते हैं कि यहाँ पे लोग रहना क्यों पसंद करते हैं, या आइसोलेटेड हाउसेस होते ही क्यों है, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो चाहते हैं जहाँ शहर हो, ज़्यादा बाजार हो, वहीं पे ज़्यादा रहना पसंद करते हैं इन जनरल। पर कुछ लोग हैं जो आइसोलेटेड हाउसेस में रहना पसंद करते हैं, उनके कारण यही है कि वहाँ शांति होती है, कोई शोर शराबा नहीं, कोई कुछ भी नहीं, अपना शांति से रहते हैं। जहाँ पर्यावरण स्वच्छ होगा, पर्यावरण अच्छा होगा, जहाँ प्राइवेसी मिलेगी लोगों को। ये होते हैं ना जो सुपरस्टार्स वगैरह होते हैं जो फार्म्स में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, फार्म्स वगैरह में, ताकि उनकी जो डेली रूटीन की लाइफ है वो शांति से रहे। भाई हर कुछ उनकी लाइफ में हो रहा है वो बताना नहीं समझते ज़रूरी दूसरे लोगों को, वो भी आराम से रहना चाहते हैं। ये तो
ये वाली चीज़ भी है। प्रकृति प्रेमी मतलब कुछ लोग होते हैं जिनको इन्वायरमेंट को देख के उठना बैठना सोना बहुत ज़्यादा पसंद है, जिनके आसपास या वो कुछ चाहे कि चलो कहीं और भी रहते हो पर कभी कभार वो वहाँ भी आते हो, उनका वहाँ घर है, वहाँ वो छुट्टियाँ बनाने भी आ रहे हैं, या कुछ है जो परमानेंट ही वहाँ रहते हैं, काम करने के लिए बाहर चले जाएंगे, सुबह शाम को वापस आ जाएंगे, क्योंकि उनको प्रकृति मतलब हरा भरा या पानी या कुछ ऐसी चीज़ें देखना पसंद है। वो इस दुनिया में ये शोर शराबे से दूर रहना चाहते हैं, ठीक है। तो वो वाले लोग भी आइसोलेटेड हाउसेज और फार्म्स में रहते हैं, ठीक है। एक सुरक्षा वाली चीज़ भी, पहले जब हम देखते हैं कि पहाड़ों के ऊपर ज़्यादातर किले हम जो देखते हैं कि पहाड़ों के बीच में ऐसे मतलब उनको कोई सुरक्षा प्रदान की जाए कही गई हो, जैसे कि यहाँ पे पहाड़ है चारों ओर और बीच में वो सेटलमेंट मिलेगी उनकी, ठीक है, मतलब कोई किला वगैरह कुछ मिलेगा, ओके। तो वो सुरक्षा वाली चीज़ भी एक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद हैमलेट्स, हैमलेट्स में क्या कि 200 या उससे कम जनसंख्या वाले लोग रहते हैं, ठीक है, ओके। हैमलेट्स मतलब ढाणी या टोला, ठीक है। यहाँ 200 या उससे कम जनसंख्या है। जनसंख्या का मैं आपको एक बात बताऊं कि ये हो सकता है कि कहीं आपको देखने को मिले कि 100, अच्छा कहीं पे आपको ये नगर है इसकी जनसंख्या मिले सिर्फ 50,000, ठीक है। कुछ भी मतलब ये कोई फिक्स नहीं है, कोई कुछ बोलता है, कोई एसोसिएशन कुछ मानेगी, कोई कुछ मानेगी, हर देश का अपना अपना एक अलग अलग ये होता है, डिवाइड किया होता है उन्होंने कि इतनी जनसंख्या वाले को हम इतना मानेंगे। आप तो मान लो कि हो सकता है कि हमारी तो 1 लाख, हमने मान ली कि एक बड़ा जो नगर होगा उसकी 1 लाख से कम जनसंख्या होती है, पर हो सकता है किसी देश की टोटल जनसंख्या 1 लाख है, तो वो क्या करेगा, तो क्या वो नगर हो जाएगा पूरा देश ही। तो वो हर कंट्री की अपनी अपनी एक लिमिट होती है, वो खुद बनाती है वो, ठीक है। तो ये हो सकता है कि हमें भी हम पढ़े तब कहीं कहीं पे कुछ नंबर ऊपर नीचे मिले, तो वो हमारा वाला गलत नहीं हो जाता या उनका वाला भी गलत नहीं हो जाता, ठीक है। फिर गांव, गांव की जनसंख्या 2000 से 50,000 के बीच होती है। छोटे नगर जो होते हैं वो 5,000 से 50,000 तक होते हैं, जो बड़े नगर होते हैं वो 50,000 से 1 लाख। तो कहीं कहीं ये 20 ये भी हो जाता है कि 5,000 से 20,000 छोटे नगर, उसके ऊपर वाले बड़े नगर, ठीक है। ये भी ठीक है अपनी जगह, ये भी ठीक है वो भी ठीक है, ओके। इसके बाद शहर, शहर 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले होते हैं। सन नगर मतलब कॉन्वर्बेशन, ठीक है, ये इनकी जनसंख्या 3 मिलियन से ज्यादा, 3 मिलियन मतलब 30 लाख, ठीक है। फिर महानगर, इनकी जनसंख्या 10 मिलियन से ज्यादा, ओके। ये हम कर चुके हैं। हैमलेट्स के बारे में अगर हम थोड़ा पढ़े तो इसको मैं बता चुकी हूँ कि ढाणी या टोला बोलते हैं। इसकी विशेषताएं क्या होती है, यहाँ पे ज्यादातर लोग क्या, कृषि महत्वपूर्ण कार्य है। मूलभूत सुविधाएं क्या होती हैं एक ढाणे में, वहाँ कुआं मिलेगा या तालाब मिलेगा, ठीक है। घर बिखरे हुए या समूह में मिलेंगे, बहुत ही कम घर होते हैं, हो सकता है वो ऐसे भी हों, ठीक है। एक ये ढाणी है तो, या हो सकता है कि ये पास पास है और ये जैसे उनके खेत या जो भी हो गया, तो ये ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है। ये दोनों ही ठीक है अपनी जगह। फिर विलेज, ठीक है, विलेज में कृषि कार्य की प्रधानता होती है और मूलभूत सुविधाओं में वहां तो हम क्या देख रहे थे कि कुआं या तालाब, ठीक है। पर इधर प्राइमरी स्कूल्स भी मिलेंगे, हॉस्पिटल्स भी मिल जाते हैं और पंचायत भी मिलती है, ओके। और नगर में, नगर क्या होता है, नगर एक ऐसी जगह है जो गांव और शहर के बीच में होता है, ना वो पूरी तरीके से शहर बना है ना पूरी तरीके से गांव बना है। ये यहाँ पे क्या है कि गांव वाली भी विशेषताएं मिल जाएंगी, यहाँ लोग खेती करते हुए भी मिलेंगे आपको, और शहर वाली भी हो सकता है यहाँ छोटे मोटे कोई कारखाना वगैरह भी लग गया हो, और बाजार भी है, ठीक है। यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं हमें जितनी चाहिए होती है, हॉस्पिटल्स वगैरह सब होता है, ओके। तो ये बीच संक्रमण वाला क्षेत्र हो जाता है, गांव और शहर के बीच वाला, ठीक है। फिर टाउन है वो सिर्फ जनसंख्या ही डिसाइड नहीं करती कि ये गांव है, भाई हम देखते हैं कि हमने तो अभी पढ़ा कि 5,000 तक जनसंख्या जिस क्षेत्र की है वो गांव है, पर इन रियल में 10-10 हजार जिस गांव की जनसंख्या है वो भी अभी गांव है, इस हिसाब से तो वो टाउन बन जाना चाहिए था, क्योंकि इस गांव तो सिर्फ 5,000 तक होता है,
इसके अलावा मतलब ये कहने का अर्थ ये है कि केवल जनसंख्या एक कारण नहीं है, इसके अलावा वहाँ की प्रशासनिक सुविधाएं कितनी मिल रही है वहाँ, ये भी महत्वपूर्ण है। ओके, प्रशासनिक सुविधाओं के अलावा वहाँ का बाजार, मतलब वहाँ कितनी सर्विसेज मिल रही हैं, कितनी अन्य सेवाएं, ये भी तो प्रभावित करता है ना। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। क्या पॉपुलेशन, ये तो एक पॉइंट है ही, हम पहले कर चुके हैं। इसके अलावा भी तो अन्य इम्पोर्टेंट कारक जो बचते हैं, प्रशासनिक सुविधाएं वहाँ कैसी हैं। अगर आप मान लो कि जनसंख्या तो किसी क्षेत्र की आप मान लो कि 4000 ही है, पर वहाँ उस जगह कोर्ट आ गया, ठीक है, कोर्ट बन गया, तो कोर्ट बन गया तो सिंपल बात है वहाँ प्रशासनिक सुविधाएं हो गई, वहाँ एसडीएम भी बैठता है, मतलब एसडीएम का घर भी है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। और अन्य सुविधाएं, बाजार की सुविधाएं हैं, और भी स्कूल वगैरह बहुत, मतलब एक्स्ट्रा मतलब चीज़ें आ गई वहाँ पे, बहुत सारी सेवाएं मिलने लग गई वहाँ पे। तो अब वो एक गांव नहीं रहा, क्योंकि पर जनसंख्या उसकी 4000 है ये मानो आप, तो क्या वो गांव बन गया? नहीं, जनसंख्या एक कारक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे कारक हैं जिसको कहते हैं वैधानिक कारक। जनसंख्या वाला तो एक चीज है सेंसस आधारित, ठीक है, जनगणना के आधार पर इसके अलावा वैधानिक स्टैट्यूटरी जो चीजें होती हैं वो भी प्रभावित करती हैं। ठीक है, और जैसे इसमें क्या होगा, नगर पंचायत हो गई, नगर पालिका हो गई, ये सारी चीजें जहाँ जाती है फिर वो टाउन बन गया। ठीक है, इसके बाद शहर में तो भाई क्या बोले कि हर तरह की सुविधाएं होती हैं। ठीक है, उद्योग भी हैं, व्यापार भी हैं, अस्पताल भी हैं, कॉलेज भी हैं, परिवहन भी हैं, अन्य सेवा केंद्र भी उपस्थित हो जाएंगे वहाँ पर। ठीक है, ये सारी चीज़ें जहाँ मिलेंगी वो एक शहर हो गया। और जनसंख्या आपको बताई दी कि 1 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए, समझ रहे हो। ठीक है, इसके बाद सन्नगर क्या होते हैं, जहाँ 2 बड़े शहर मिल जाएं। जैसे कि पहले 1 मिनट में आपको थोड़ा क्लियर करके बता दूं। जैसे कि पहले ये शहर था, एक ये शहर था, और ये बहुत सारी सड़कें जा रही हैं या कुछ भी रेल मार्ग वगैरह जा रहे हैं। और अब टाइम के साथ क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। लोग अब क्या है कि इधर तो रहने की जगह बची नहीं, सब कुछ रह भी लिए, बाजार भी खुल गई, अब यहाँ जगह नहीं है तो लोग क्या करेंगे, इधर बसना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर ये इतना ज़्यादा बसाव हो जाता है इस क्षेत्र में कि ये मतलब अलग शहर ही नहीं रहते फिर। ठीक है, फिर ये पूरा एक बन गया, एक टाइम पे आके ये वाली चीज़ हो जाती है, समझ रहे हो मेरी बात। फिर ये क्या हो गया, एक सन्नगर हो गया। ठीक है, ऐसा ही हो सकता है कि 2 हैं, ये तो मैंने बता दिया, पर हो सकता है ये भी इससे कनेक्टेड था, इधर भी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई, बीच में स्पेस बचा हुआ था, तो यहाँ पे भी बसाव हो गया और अब पूरा एक ये बन गया, ये सन्नगर हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा वाला एरिया दिखता है ना हमें, एक ही जैसा दिखता है। ठीक है, और यहाँ ये किस कारण से होता है, निरंतर विकास के कारण सन्नगर बनता है। फिर इसके बाद महानगर था, महानगर में उन्नत किस्म की सेवाएं मिलेंगी। महानगर में दूसरे देशों के जो हेडक्वार्टर्स होते हैं, मतलब कुछ कंपनीज के, वो हमें महानगरों में देखने को मिलते हैं। ओके, तो मतलब एक्सट्रीम लेवल की जो हम बोलने की सुविधाएं वहाँ प्राप्त होती हैं। हम कुछ भी बोलने की, हमारे मुंह से कुछ भी निकल जाए कि हमें तो ये सुविधा चाहिए, वो वहाँ मिलेगी। ठीक है, तो वो महानगर हो गया। एक हो गया फिर सबसे ऊपर वाली एक चीज़ कि सबसे ज़्यादा विकसित, सबसे ज़्यादा बड़ा क्या होगा, मेगालोपोलिस। ओके, मेगालोपोलिस में क्या होगा, 2 बड़े महानगर और कुछ कस्बे, शहर वगैरह टाइप कुछ मिलके फिर एक विस्तृत शहरी क्षेत्र का निर्माण करेंगे, वो होगा एक मेगालोपोलिस। ओके, वो फिर मैंने बोला कि मैं आपको बता दूं कि भाई इतना सब कुछ हो गया, तो एक अलग से क्वेश्चन भी आता है कि हायरार्की ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट को आप बताओ विस्तृत रूप से। तो हमने जो ये साइज और ग्रोथ वाली जो चीज़ पढ़ी है ना, वही हम उसमें बताएंगे। हायरार्की ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट में सबसे पहले तो इंडिया का कह लो आप या वर्ल्ड का, कुछ भी पूछ लो, होती यही चीज़ें हैं। ओके, कि सबसे पहले तो आइसोलेटेड हाउसेज और फर्म्स होंगी, फिर हैमलेट्स होंगे, फिर विलेज, स्मॉल टाउन, लार्ज टाउन, और सिटी, कन्वर्जेशन और मेगालोपोलिस। ओके, अगर इसमें कुछ डाउट है तो लेट मी नो, बाकी आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।